उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वो उसका हाइट दे रखा है, तो बस ये बोला गया है कि वहाँ हमें ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए ताकि इमेज बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इटसेल्फ। हाँ, मतलब कि सर वो जो हमने केस पढ़ा था ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना चाहिए ताकि उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बने। हम्म, वही तो वाला अच्छा, बात ये पूछना तो है। कहाँ रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को हमें इसमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर? नहीं, एक सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अच्छा, ऑब्जर्वर को हम सुनो वैसे सुनो सुनो, एक मिनट। देखो, है ना, ऐसा होना चाहिए, रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो। हाँ 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 ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होने के बाद फिर क्या होगा? सर पानी की सरफेस पे आएगी, हाँ, तो वहाँ, रिफ्रैक्ट होगी, हाँ, रिफ्रैक्शन के बाद फिर किस पर इंसिडेंट होगी वो? कॉन्केव मिरर पे फिर रिफ्लेक्ट होगी। हाँ, तो मिरर पर अगर हम चाहते हैं कि इमेज वहीं बने जहां ऑब्जेक्ट है, तो रे ऑफ लाइट को अपने जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चले जाना चाहिए। हाँ 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 जिस पाथ से आई है उसी पाथ को रिट्रेस करना चाहिए। जिस यस पाथ सर से आई यस है उसी पाथ को अगर उसे रिट्रेस करना है, जिस पाथ से सर। आई है उसी पाथ को अगर उसे रिट्रेस करना है, तो मिरर पर उसे कैसे गिरना चाहिए, इंसिडेंट कैसा होना चाहिए मिरर पर? परपेंडिकुलर। हाँ, वेरी गुड। तो मिरर पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होना चाहिए। हाँ 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 अच्छा, अगर रे डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती और लिक्विड नहीं होता, पानी नहीं होता, तो सीधे परपेंडिकुलर गिरती। लेकिन अभी तो परपेंडिकुलर नहीं गिरेगी क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हाँ यस सर। तो रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगी, रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो मिरर के लिए क्या होगी? रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगी मिरर के ऑब्जेक्ट होगी। हाँ, तुमको मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? हाँ सर आ रही आ रही। क्लियर है बिल्कुल? यस सर। हाँ, तो मिरर, रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनी वो मिरर के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। हाँ 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 तो वो ऑब्जेक्ट मिरर को कहाँ पे लगनी चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। हाँ यस सर। यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनी है वो इमेज कहाँ नजर आनी चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। किसको लगना चाहिए ऐसा? मिरर को। ये मिरर को लगना चाहिए। ठीक है। यानी कि मिरर पर रे परपेंडिकुलर गिरना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, अभी हाँ हाँ कंफ्यूज मत हो ना, बिल्कुल भी आराम से। अगर रे ऑफ लाइट में सीधे ड्रॉ कर दूं यहां पर ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइन मैंने डायरेक्ट यहां बना दी, तो ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई कि नहीं? बिल्कुल नहीं आई। ये परपेंडिकुलर हुई कि नहीं इंसिडेंट? नहीं नहीं नहीं, मतलब ये पानी पे इंसिडेंट परपेंडिकुलर नहीं है, ये सुनो, मिरर पे परपेंडिकुलर। हाँ, ये सुनो ध्यान से, मैं ये बना रहा हूं एक स्ट्रेट लाइन, कहीं रिफ्रैक्शन नहीं लिया हमने, सीधे ऐसे बना दिया, तो क्या ये मिरर पर परपेंडिकुलर है? यस सर है। है। लेकिन अगर इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा यहां पर, तो ये कहां चली जाएगी? ये नॉर्मल हो गया, अब ये कहां बेंड होगी? सर अब ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होके यहां जाएगी। ऐसे ही एक रे ऑफ लाइट हाँ डायरेक्ट यहां ना आके, ये अगर मैं बनाऊं इधर, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी तो यहां चली जाएगी। तो मिरर को ये कहां यस से सर आती हुई लग यस रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई लग रही है, उसके पास से या दूर से? दूर से। उसको पीछे अगर हमने प्रोड्यूस किया, तो उसको हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर आएगा, पीछे पीछे। आए। हाँ हाँ तो ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं आई, यस सर। तो ये परपेंडिकुलरली वापस नहीं जाएगी यहां से, है ना, ये परपेंडिकुलर वापस नहीं नहीं जाएगी। जाएगी। तो हमें ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नहीं रखना चाहिए। कहां यस रखना सर। चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से नीचे कर दूं या ऊपर कर दूं ऑब्जेक्ट को? सेंटर ऑफ कर्वेचर से नीचे करना चाहिए। वेरी गुड। नीचे कर देंगे तो मिरर को लगेगा कि ऊपर से आ रही है। यानी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये थी ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहां पर बन रही है? ये बन रही है आई, दूर बन रही है। तो ऑब्जेक्ट हमको ऐसी जगह रखना चाहिए कि उसकी इमेज मिरर को कहां लगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
क्लियर हो गया Yes, ये? sir, हाँ। अच्छा, हाँ। अब इसमें हमको ये फॉर्मूला लगाना है एपरेंट डेप्थ का। इसमें ऑब्जर्वर कौन है बेटा? जो ऑब्जेक्ट को देखेगा वो ऑब्जर्वर कौन है? ये तो अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ऑब्जर्वर कौन है। जिसके ऊपर मतलब इंसिडेंट ऑब्जर्वर जिसके ऊपर इंसिडेंट रे आएगी वो ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर कौन है ठीक है। इसमें? इसमें ऑब्जर्वर कौन हुआ? इंसिडेंट रे मिरर पे गिरेगी ना? मिरर पे तो मिरर ऑब्जर्वर हो सकता है। मिरर ऑब्जर्वर है यहाँ पर, ये मिरर को दिखेगी ना ये। बट सर वो नॉन लिविंग थिंग नहीं है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर आएगा, यानी कि ये हो जाना चाहिए ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। नहीं समझ आया? मुझे समझ में आया आपने जो बोला, पर क्वेश्चन तो ये बोल रहा है ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हो जहाँ इमेज उसी के ऊपर बने। हाँ, पर हमने तो तो ऑब्जेक्ट आगे प्लेस कर दिया और इमेज पीछे हो गई। नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? रे ऑफ लाइट मिरर पर कैसी गिरनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तो रे ऑफ लाइट मिरर पर परपेंडिकुलर तब गिरेगी जब वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आ रही हो। तो अगर हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होके वो बेंड हो गई। अब मिरर को कैसा लगेगा? वो कहाँ से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अब यहाँ पर ये इंसिडेंट होगी रे और फिर इसी पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस चली जाएगी। अच्छा, अब हमको ये निकालना है कि हमने जो ऑब्जेक्ट रखी है यहाँ पर, ये कितनी डिस्टेंस पर रखी? मान लो x डिस्टेंस पर, और मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू आई इंटू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है? रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है? वो सर वो पानी में है। तो म्यू लिखा हमने ऊपर। इंसिडेंट रे किस में है? इंसिडेंट रे है एयर में। तो 1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है? ये x डिस्टेंस पर, ये ऑब्जेक्ट हाँ ठीक है x। और ये इमेज किसको दिखेगी? ये एच आई, ये मिरर। तो मिरर कितनी देर पर कहाँ देखेगा इसको? म्यू एक्स पर। ठीक है। मिरर को ये कितनी डिस्टेंस पर नजर आएगी? म्यू एक्स पे। मिरर को ये म्यू एक्स पे नजर आई। क्लियर है ये? हाँ यस सर। तो अगर मिरर को ऐसा लग रहा है कि रे म्यू एक्स पे आ रही, तो म्यू एक्स कितना होना चाहिए? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। ओके। नहीं समझ में आया ना? हाँ आया। मतलब कि मिरर ऑब्जर्वर है, मिरर के लिए म्यू एक्स है इमेज की डिस्टेंस, और हमारी इसको रे डायग्राम के हिसाब से इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो म्यू एक्स सेंटर ऑफ कर्वेचर आना चाहिए। तो ये जो इमेज बनी है ये कहाँ बननी चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इमेज किसके लिए ऑब्जेक्ट है? ये इमेज है ऑब्जेक्ट किसके लिए? ये इमेज जो है मतलब पानी के लिए तो ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज से मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ गया है। फिर उसके बाद हाँ ये जो इमेज है ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगी। हाँ, तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी होनी चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। हाँ, तो ये जो इमेज कहाँ बननी चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ओके ठीक है ओके। तो इसको मिरर को क्या लगेगा? रे कहाँ से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी कि ये रे इस पे परपेंडिकुलर गिरी होगी, ये वाली। और ये रे अगर परपेंडिकुलर है तो फिर ये जहां से आई है वहीं वापस होके रिफ्रैक्ट होके फिर वहीं पहुंच जाएगी। ठीक है। अब इमेज डिस्टेंस जो लिखी है, एक तो म्यू एक्स पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था। इमेज डिस्टेंस कितनी, एच आई कितनी है? म्यू एक्स है। यस एच आई कितना है? म्यू एक्स है। और ये डिस्टेंस कितनी लिख सकते हैं हम यहाँ से एच की टर्म्स में? ये डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। और पानी कहाँ तक भरा हुआ है? ये है एच तक। तो ये ऊपर बची हुई डिस्टेंस कितनी है? ये
R minus H. तो ये R माइनस एच किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए R माइनस एक्स है म्यू एक्स के, R माइनस एच है बेटा म्यू एक्स के बराबर। इमेज की डिस्टेंस यहां से कितनी है रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, यहां तक है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये डिस्टेंस। ये भी तो ये एच आई कितना आया है, म्यू एक्स आया है, म्यू एक्स। हाँ 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 तो ये डिस्टेंस है म्यू ठीक है, एक्स, ठीक है। और यही डिस्टेंस किसके बराबर है? R माइनस एच के बराबर है। हाँ 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 ओके। नहीं क्लियर हुआ? हुआ क्लियर हुआ। ये सब क्लियर हुआ। बेसिकली हम वो हम मैं उससे म्यू एक्स सोच नहीं पाई क्यों होगा म्यू एक्स, क्योंकि ये 2 मिनट के लिए भूल रही थी कि वो पानी के लिए हम बोल रहे हैं ना, रिफ्रैक्टेड सरफेस के लिए म्यू एक्स है इमेज की हाइट, और माइनस एच भी वही है। ठीक है, तो x कितना आया? फिर एक्स जो होगा वो आर माइनस एच बाय म्यू। हाँ ये आंसर हो गया। ओके ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए कि इमेज कहाँ पर बने? ऑब्जेक्ट पर ही बने। नहीं समझ आया ये? हाँ मुझे समझ में आ गया। इसमें केवल रीजनिंग का क्वेश्चन है बेटा, ये इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। हाँ यस सर। दोबारा समझो इसको। हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा? यहां रखा, ऑब्जेक्ट को इधर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखा। हाँ तो रे इधर से आई ऐसे, अब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो ये बेंड हो जाएगी, तो ये हो गई बेंड इधर, हाँ सर। तो बेंड होके ऐसे गिरना चाहिए परपेंडिकुलर मिरर पर। हाँ और परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये कहां से आती हुई लग रही होगी? परपेंडिकुलर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होती है, रेडियस ही तो परपेंडिकुलर होती है ये, तो यहां से आती हुई हाँ लगना सर। चाहिए। हाँ 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 तो ये यहाँ से वापस हाँ, जाएगी और वापस आके फिर यहीं आ जाएगी, तो इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही जगह होंगे। हाँ, तो मिरर, हाँ, हाँ, हाँ तो ये ठीक है। डिस्टेंस क्या है? ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है x। ये हाँ, कहाँ, हाँ, जो हम फॉर्मूला लगाते हैं अपर एंड डेप्थ का, उसमें एच आई और एच ओ ये कहाँ से मेजर होते हैं? इनका मेजरमेंट होता जिस है सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ है वहां से। तो यस ये सर। x है, फिर जो इमेज बन रही है ये यहाँ पर, ये एच आई है, लेकिन यही डिस्टेंस किसके बराबर भी होगी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये है r, और पानी भरा हुआ था कहाँ तक? h तक, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? r माइनस एच। आर माइनस एच। तो r माइनस एच और एच आई इमेज दोनों सेम है ना? एच आई इक्वल टू आर माइनस एच। और हाइट ऑफ द इमेज कैसे निकाली हमने? म्यू आर अपॉन म्यू आई इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू आर माइनस एच। म्यू आर जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है वो है वाटर, तो म्यू इंसिडेंट रे है 1, ये एच नॉट इक्वल टू आर माइनस एच। तो इससे अच्छा आर माइनस एच नहीं, एच आई कितना था? दैट इज एच नॉट। एच नॉट की वैल्यू, हाँ कोई बात नहीं, एच नॉट इज एक्स। हाँ तो एच नॉट कितना हो गया? आर माइनस एच बाई म्यू, यही एक्स के बराबर है। ठीक है, ये आंसर होगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। तो हमारे ये सारे क्वेश्चन बेटा सॉल्व करने के लिए दिमाग में रे का में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है ना? एक तो ये हो गया। दूसरा शिफ्टिंग वाला एक क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसको सॉल्व करो जरा। क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो मुझे बता देना क्या मतलब है क्वेश्चन का। Yes. By the iron in the okay. तो सर ठीक है, जो हमारे साथ एक मतलब 3 मीडियम है और एयर है,
मतलब 3 डिफरेंट मीडियम। हाँ 3 ग्लास प्लेट है ये, है ना। और अच्छा ये बताओ बेटा, पॉइंट P सुनो है। सुनो, तो ये जो पॉइंट P है, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस कितनी है इसकी? सर वो है 3 प्लस 0.2 प्लस मतलब 3.9 है। हाँ वेरी गुड, 3.9 है ये, है ना। तो अब हमको ये बताना है कि ये एक्चुअल में 3.9 पे ना दिख के कितनी डिस्टेंस पे दिखेगी। तो ग्लास प्लेट की वजह से क्या हो जाएगा, ये शिफ्टिंग हो जाएगी इसमें। सर तो तीनों ग्लास प्लेट की वजह से जो शिफ्टिंग होगी उसको अकोमोडेट करो और फिर बताओ कितना आंसर होगा। सर तो बेसिकली एक सेकंड। शिफ्टिंग कितनी कितनी हो रही है ऊपर वाली प्लेट की वजह से? क्या लिखा तुमने शिफ्टिंग? सर वो होगा 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू होता है ना। 1/0 और तो 0.4 1 माइनस 1 अपॉन म्यू कितना है? 1.4। 1.4। तो कितना बचा ये? एक सेकंड, मतलब 0.4 इंटू 0.4 बाय 1.4। ठीक है, 1.6 लाख हाँ 0.4। चलो अभी ऐसे ही लिखते जाओ, 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 1.4। 1.4 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले से निकाल देंगे हम, तो वो हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3 अपॉन 1.3। सर हाँ ठीक है, तो बेसिकली जो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस हमने इनिशियली निकाली थी 3.9 से, ये तीनों शिफ्ट माइनस कर देंगे बस। अच्छा वो ना, पूरा यही मुझे limits- पूछना है, ये ऑब्जेक्ट इस शिफ्ट की वजह से पास नजर आएगी कि दूर नजर आएगी? मैंने रे डायग्राम बनाने की कोशिश की थी, हम्म। पर मुझे उससे समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया बेटा? एक क्योंकि, प्लेट से देखो, क्या ऐसे कैसे नहीं हो सकता है? ये रे हमने ओरिजिनली ये ऐसे जाती, अब यहाँ पे तुमने नॉर्मल बनाया, तो ये कहाँ बेंड हो रही है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द, हाँ टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। इसके बाद अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और उसे अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल ही जाना है। थोड़ा सा इसको छोड़ो, इस वाले डायग्राम को तुम अलग से एक प्लेट बना लो, जो प्लेट कैसी हो, बड़ी हो, जिसमें कि तुम उसको देख पाओ, है ना। देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो तुमने एक ऐसी प्लेट बनाई होती और रे ऑफ लाइट यहाँ जा रही है ऐसे, ये नॉर्मल है। अब क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी ये, और ओरिजिनल डायरेक्शन है ये इसकी, इसको अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल जाना है। तो अब ये कहाँ जाएगी? तो सर पास के दूर। बढ़ेगी। हाँ और बेटा अब हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि शिफ्टिंग जो है पास में होती है। हाँ ठीक है, बस इसमें प्लेट कैसी है? हॉरिजॉन्टल है, उसमें हमने ऐसी वाली प्लेट बना के सॉल्व किया था।
ऐसे करके देख लिया था, तो नीचे गई थी, यहाँ चली गई थी, इधर गई थी, इधर चली गई थी, पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो ये इधर आ जाती है ना, तो पास में आती है। यस। हाँ हाँ। तो सारी जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी? 3.9। हाँ, उसमें से ये जो भी आएगा इसको माइनस कर देना। यस सर, यस सर। ठीक है, अब हम इसके आगे नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तुम समझ गई हो है ना, कैसे करना है। हाँ हाँ तो कैलकुलेशन जो है इसको हम बाद में करते हैं, है ना। ठीक है, हाँ। चलो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। Find apparent depth of object seen below surface AB. Okay. मतलब सरफेस ए बी के नीचे जो ऑब्जेक्ट है उसकी अपेरेंट डेप्थ क्या होगी। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन से अलग ये है बेटा कि इसमें जो ऑब्जर्वर है ना, ये ऑब्जर्वर एयर में नहीं है। हाँ यस सर, हाँ हाँ हाँ। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमको वो 1 ना लेके 1.8 लेना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला डायरेक्ट, अगर ये एयर में होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? म्यू1 h1 अपॉन म्यू1 प्लस h2 अपॉन म्यू2 ऐसा बताया था ना। हाँ 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 यस सर। नहीं याद है? तो मैंने लिखा नहीं है ये नोटबुक में। एक्चुअली मैंने सर कल वो मैं ढूंढ रही थी देर से, अभी भी क्लास में वो एक जगह लिखे सारे फॉर्मूले, वो मिल नहीं रहे मुझे। नोटबुक में नहीं लिखा वो वाला अपेरेंट डेप्थ इतनी आती ना, h1 अपॉन म्यू1 प्लस h2 अपॉन म्यू2। यस सर, हाँ। तो अगर ऑब्जर्वर एयर में नहीं है तो ये म्यू1 म्यू2 क्या हो जाते हैं, ये रिलेटिव हो जाते हैं, म्यू1 रिलेटिव म्यू2 रिलेटिव, बस। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? तो सर h1 u1 रिलेटिव मतलब एक सेकंड, h1 h1 by h1 को कितना ले रही हो, 15 या 20? मुझे लगता है पहले 20 लेना चाहिए। अरे कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ ठीक है, पहले तो 20। 20, तो म्यू1 रिलेटिव मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो वो कितना होगा? 2 अपॉन 1.8। 2 डिवाइड बाय 1.8। हाँ h2 15 अपॉन अपॉन 1.5 अपॉन 1.8। सॉल्व करो कितना आता है ये। तो बेसिकली 18। ये फॉर्मूला लिखा था ना हमने, एयर T1 अपॉन v1 रिलेटिव प्लस T2 अपॉन v2 रिलेटिव। हाँ फिर 18 प्लस 18 मतलब कि 36। तो ये कितना जाएगा, ये 36 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना जरा, कैसे करोगी इसको। 20 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है। An object is kept in air at distance 40 centimeter from the mirror. Okay. Okay. In the position of image with respect to observer near the object. क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया क्या हो रहा है इसमें? हाँ मैं थोड़ा पहले ड्रॉ कर लूँ तब मुझे बेहतर मतलब समझ में आ जाएगा। हाँ, नहीं सॉल्व नहीं करना है तुम्हें, पहले उसका मतलब समझाना है कि मीनिंग क्या है, क्या हो रहा है इसमें। बेसिकली सर एक ग्लास स्लैब है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थिकनेस गिवन है, वो प्लेन मिरर के सामने रखा है। और अभी एक ऑब्जेक्ट है जो एयर में उस प्लेन मिरर से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। बट जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि पहले हमें ढूंढना चाहिए कि ये नहीं सोल्यूशन में पूछ नहीं रहा बेटा, ना सोल्यूशन में नहीं पूछ रहा मैं केवल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये प्लेन मिरर है ऐसे, ठीक है, क्या रखा हुआ है ऐसा प्लेन मिरर, और उसके सामने रख दी हमने ग्लास प्लेट, और यहां पर रखिए ग्लास प्लेट के सामने ऑब्जेक्ट। अब ये जो ग्लास प्लेट है इसकी थिकनेस है ना कुछ,
हाँ, कितनी है? 20 सेंटीमीटर। यस सर। और और सर एक चीज हमको गिवन तो नहीं है ना कि ये गैस स्लैब के इधर रखा है, हो सकता है हमने बीच में रख दिया और सिर्फ हमें उल्लू बनाने के लिए ऐसे, ताकि हम कंफ्यूज हो जाए। मतलब कैसा? दोबारा बोलो। They haven't mentioned it that the object is whether towards left side of this glass slab, or it's between the glass slab and the plane mirror. अच्छा, मतलब ये It मिरर can be a बना लिया, possibility ना। ये हमने प्लेन मिरर बना लिया, ठीक है। हाँ, अब ग्लास स्लैब तुम कहाँ बता रही हो, कहाँ रखी है? यहाँ है या इधर है, ये बोल रही हो? इधर इधर है लेफ्ट साइड को है। इधर राइट में? हाँ राइट को, ठीक है। नहीं नहीं, कहाँ? तुम किस चीज में कंफ्यूज हो? तुम ये बोल रही हो कि ये क्लियर नहीं है तो कि ये लेफ्ट में है कि राइट में, ये बोल रही हो? हाँ नहीं, ये तो क्लियर है कि वो पक्का वो लेफ्ट में ही होगी। पर वो जो ऑब्जेक्ट है, अब वो हो सकता है कि इसका ग्लास स्लैब और प्लेन मिरर का डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट नहीं नहीं, कहाँ दिया है? है 60 सेंटीमीटर कहाँ लिखा हुआ है? तो सर ये भी नहीं गिवन है ना कि वो 40 अरे पढ़ो तो सेंटीमीटर से कम सही, की लिखे दो। 20 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, तो ऐसे ही रखना है उसमें। ये 20 सेंटीमीटर की है और मिरर से उसकी डिस्टेंस कितनी है ऑब्जेक्ट की? 40 सेंटीमीटर है। हाँ हाँ हाँ। तो 40 सेंटीमीटर मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी है? ये 40 सेंटीमीटर है। हाँ हाँ हाँ। तो इसको तो ऐसे भी कर सकते हो, इससे ग्लास स्लैब आप कहीं भी रखो, उसकी मिरर के और ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। मान लो हम ऐसा भी डायग्राम बना सकते हैं कि ये हमने बना लिया प्लेन मिरर और ये ग्लास स्लैब बनाई हमने, ये है ग्लास स्लैब, ऐसे चिपका दो पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितनी डिस्टेंस है? 20 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखी हुई है, वो भी कितनी डिस्टेंस पर हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। तो प्लेन मिरर से कितनी डिस्टेंस हुई है? 40। चलो ये लेके सॉल्व करो, ये है ऑब्जेक्ट। अब हमको ये बताना है कि जो ऑब्जर्वर यहाँ पर है, पॉइंट ए पर एक ऑब्जर्वर है, ये उसकी आंख है ऑब्जर्वर की। इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मिरर से कितनी डिस्टेंस पे इमेज दिखेगी उसको? डिस्टेंस ऑफ इमेज एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। इस आंख को ये इमेज कितनी डिस्टेंस पे दिखेगी? वो डिस्टेंस कहां से बतानी है हमको? मिरर से कितनी डिस्टेंस पे दिखेगी? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। अच्छा ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? अच्छा, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस कितनी है मिरर से? 40 सेंटीमीटर। 40 ना? हाँ। लेकिन ऑब्जेक्ट मिरर को 40 सेंटीमीटर पे नजर आएगी, उससे ज्यादा या कम? कम करें। रे डायग्राम बना के चेक करो, फटाफट रे डायग्राम बना लो, दो रेस बनाओ और चेक करो कि मिरर पर जब वो गिरेंगी तो मिरर को कहां से आती हुई लग रही है। ऐसे रे बना लो दो और चेक करो कि मिरर पर जब ये आएंगी, इंसिडेंट होंगी, तो मिरर को ये पॉइंट ए के राइट से आती हुई लगेंगी या लेफ्ट से आती हुई लगेंगी। ठीक है, ये चेक करो। हाँ मेरा ये जो पॉइंट है इसके राइट से आते हुए दिखेंगे। हाँ, अब तुमने कैसे कैसे डायग्राम बनाया मुझे समझाओ जरा। ये नॉर्मल बनाया होगा? सर पहले तो दो, हाँ नॉर्मल बनाया, फिर उसके बाद ये ओरिजिनल डायरेक्शन है ना? नॉर्मल बेंड किया। हाँ हाँ ये और तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, तो नीचे या ऊपर? सर नीचे। तो नीचे बेंड। मतलब ठीक है, ये नीचे बेंड, मतलब ऊपर नीचे। हाँ ठीक है ठीक है। अरे ओरिजिनल डायरेक्शन के नीचे है ना नॉर्मल, तो हाँ इसके बाद फिर वो कहाँ चली गई? हाँ ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मल है, नीचे वाले को भी वैसे ही बेंड किया। हाँ अब नीचे की जाएगी, अरे वो तो मिरर खत्म हो गया ना। अरे तो मिरर मान लो नहीं है पीछे, हटा दो मिरर को। ठीक है ठीक है। तो फिर अब हम उसका सेम गोज पर नीचे वाला अब एक काम करेंगे। अरे यहाँ से ये वाली रे कहाँ जाएगी? ओके ओके, वो पीछे को जा रही होगी वो। ओके, वो पॉइंट के पीछे जा रही होगी, ठीक है। एक मिनट, मतलब नहीं, अरे सुनो, यहाँ से रे किधर बनाऊं मैं, पहले ये बताओ। सर यहाँ से ना वापस पीछे को इंसिडेंट। अरे रुको, ये ओरिजिनल डायरेक्शन में थोड़े जाएगी ना रिफ्रैक्शन, ये ओरिजिनल डायरेक्शन इसकी, क्या ये सीधे चली जाएगी ऐसे?
नहीं नहीं, तो किधर बनाना है इसको? इसका भी तो रिफ्रैक्शन होगा, तो कहाँ बनेगी ये? एक सेकंड सर, बट मुझे ये चेक करना है, ये सवाल सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुमको रे डायग्राम बनाना आया कि नहीं आया? ये ग्लास प्लेट है एक, छोड़ो मिरर विरर, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट थी, यहाँ से ये ओरिजिनल डायरेक्शन है रे की। आप बताओ जरा, यहाँ से रे कैसे कैसे जाएगी, बना के दिखाओ जरा। पहले तो नॉर्मल बनाएंगे, फिर बना लो। टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। हम्म अच्छा, फिर उसके बाद ठीक है बेंड हुई, फिर वापस नॉर्मल बनाई, हम्म फिर अब अवे फ्रॉम जाना था उसके पैरेलल, और अब तो ऊपर जो यहाँ पे ये वाली रे है, ये ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? कौन सी वाली? जब ये रे बाहर निकलेगी तो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के ऊपर बनाऊं कि नीचे बनाऊं? नीचे बनेंगे। क्यों बनेगी नीचे, रीजन बताओ। मतलब मुझे ऊपर नीचे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि अरे ये ऑरेंज, ये अगर सीधी निकल जाएगी कि अपनी सीधी डायरेक्शन से थोड़ा ऊपर हो जाएगी या थोड़े नीचे हो जाएगी? थोड़ा ऊपर को जाएगी, ऊपर क्यों जाएगी? क्योंकि सर अब वो डेंसर टू रेयर गई है ना, तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। हाँ, तो आपको और ऊपर, वैसे भी हमने पढ़ा है ना कि बस बस ठीक, जब ऊपर बाहर ऊपर निकलती है जाएगी और तो ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल बनाओगी, हाँ 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 ऐसे ये वाली होगी। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर है, ए के राइट में या लेफ्ट में? हाँ, तो वो एक के राइट में है। तो ये पास नजर आ रही है कि दूर? पास पास कितना पास नजर आएगी? शिफ्ट जो होती है उत्तर पास। हाँ, कितना शिफ्ट होगी बताओ इसमें। वैसे तो जो शिफ्ट का फॉर्मूला था वो था कि सेक आर साइन आई माइनस आर। हाँ मतलब सर वो बेसिकली 20, एक सेकेंड, शिफ्ट जो होगी वो होगी 20 इंटू 1 - 1/1.5 है ना, तो 20 इंटू 0.5/1.5, सो 20/3 20/3 20/3 कितना शिफ्ट हुआ? 20/3। तो मिरर को ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे नजर आएगी? मिरर को ये ऑब्जेक्ट 20/3 पे नजर आएंगी। दोबारा मेरे सोचो। हिसाब से 20/3 पे। हम्म अच्छा, एक सेकेंड, मिरर को ये कितने पे सर एक सेकेंड सर, मिरर के लिए 20/3 पे तो नजर आएगी इसको, अब मिरर को मतलब नहीं 20 - 20/3 पे नजर आएगी। एक सेकेंड, वेट, 40 - 20/3 पे नजर आएगी, मैंने थोड़ा गड़बड़ बोल दिया। फाइनल मेरा जो आंसर है 40 - 20/3 है। 40 - 20/3 पे नजर आई मिरर को, तो ये कितना हुआ? हाँ हाँ हाँ, ये हो जाएगा 100/3। तो ये इमेज 100/3, ये इमेज की डिस्टेंस कहाँ पर है, ये कहाँ से मेजर करेंगे ये कहाँ पर? 100/3 सेंटीमीटर कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम ये डिस्टेंस? हम मेजर कर रहे हैं प्लेन, मतलब मिरर से मेजर तो कर रहे हैं। कहाँ पर, पीछे बनेगी ये कि आगे मिरर के? आगे हम्म आगे आगे, नहीं सर, हाँ पीछे बनेगी क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। तो ये 100/3 पर मिरर ने इमेज बनाई, लेकिन अभी ये ऑब्जर्वर को दिखी नहीं ये इमेज, क्यों नहीं दिखेगी ऑब्जर्वर हाँ को? हाँ नहीं दिखी, तो क्यों? क्योंकि वो पीछे चले गए तो कैसे दिखेगी? अरे अभी उसकी आंख में रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी ना, तब दिखेगी उसको। अच्छा अभी अच्छा, तो आंख में आई नहीं उसके लौट के। ओके ओके ओके, ठीक है। ओ ओके ओके, तो वो सर मुझे बताना है कि वो अभी अपनी रे डायग्राम इरेज कर दिया, अब वो वापस ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ मतलब वो नहीं, अभी दोबारा कर करो। सकते हैं। हाँ तुम दोबारा बनाओ उसको। ओके, वो रे डायग्राम ही समझना है तो दिमाग में क्लैरिटी बेटा ना रे डायग्राम से आती है, अदरवाइज कंफ्यूज ही होते रहोगे क्या हो रहा है।
ये मिरर Okay. बना लिया हमने, ये हमने ग्लास प्लेट बना ली यहाँ पर ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर रखी हुई थी ये, तो रे ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी इधर। अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, ये तो हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। फिर ये ओरिजिनल डायरेक्शन में जाएगी इधर, ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है इसकी यहाँ। तो इसको अगर हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो ये यहाँ से आती हुई लगेगी इस वाले पॉइंट से, तो ये पॉइंट है ए, तो बी। अब मिरर को ये डिस्टेंस कितनी नजर आई, मिरर को ये डिस्टेंस नजर आई कितनी, एक सेकेंड, मतलब 40 माइनस 20/3, 100/3, 100/3। तो मिरर ने इसकी इमेज कहाँ बनाई, 100/3 पीछे। 100/3 पीछे। लेकिन अब ये रे मिरर से रिफ्लेक्ट भी तो होगी, ये मिरर पे गिरी है अभी, अब मिरर इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो ग्लास प्लेट को हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं जिससे कि ये डायग्राम बनाने में थोड़ी आसानी हो, और ऊपर तक बना लिया हमने ग्लास प्लेट को। अब ये रे जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई इधर। मैं बताऊं, अगर इसको अगर हम पीछे प्रोड्यूस करते तो ये कहाँ पर मिलती, ये 100/3 पर। हाँ, यस सर। ये जो इमेज है, ये इमेज 100/3 पर है। अब ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। अब हमने फिर क्या काम किया इसका, ये नॉर्मल बनाया, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, फिर नॉर्मल बनाया। अब इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, लेकिन इसको कहाँ जाना है, ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल। ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल जाना है। ओरिजिनल डायरेक्शन कौन सी इसकी, ये वाली थी। तो अब ये ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल गई, तो ये ऐसे गई। अब इसको पीछे प्रोड्यूस किया तो ये किधर होगी, ये यहाँ से इधर या आई के पीछे, आई के इधर राइट या लेफ्ट। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इधर आएगा ना। और अब ये भी जो होगा शिफ्ट, ओके, तो ये शिफ्ट इधर हुआ, तो अब ये शिफ्ट कितना है, जो ये शिफ्ट होगा फिर 20/3 होगा, t × 1 - 1/μ। वो है, ठीक है, वो टी सेम है, हाँ ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर को यहाँ पे जो आंख होगी, उस आंख को ये रे मिरर से कितनी डिस्टेंस पर नजर आएगी, ये वाली 100/3 माइनस 20/3, मतलब 80/3 पे नजर आएगी। 80/3। तो इसमें जो ऑब्जर्वर को नजर आएगी 80/3 पर, ये मिरर के पीछे। हाँ ठीक है। आप ढंग से समझ लो, सब क्लियर है कि नहीं। वैसे मुझे क्लियर है। अब इसको करने को तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल शिफ्टिंग कितनी हुई, 2 बार हुई, 20/3 प्लस 20/3 कितना हो गया, 40/3। और ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस कितनी थी इसकी, 40 सेंटीमीटर थी। ये डिस्टेंस मिरर से थी कितनी इसकी, 40 सेंटीमीटर। ग्लास प्लेट ने शिफ्ट कितना प्रोड्यूस किया, 40/3। तो ये कितना हो जाएगा, 120 माइनस 40/3, तो कितना आएगा, 50/3। लेकिन इसको डायरेक्ट करने की पोजीशन में हम तब आएंगे जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि जब रे इधर आ रही थी तब भी इधर शिफ्ट हो गई तो मिरर को पास में नजर आई, और इसके बाद जब ये वापस जा रही है तब भी ये इमेज और पास हो गई। तो हमको ये दोनों ऐड करना है, नहीं तो कोई ये भी तो कर सकता है कि 20/3 माइनस 20/3 0 कर दे शिफ्टिंग को। क्लियर हुआ ये, है ना। तो देखो बेटा, रे डायग्राम जो होता है ना, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रे डायग्राम अगर तुम्हारे दिमाग में सेट है तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यस सर, यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। अच्छा इसको रहने दो, मैं तुम्हें इस तरह का शायद करा चुका हूँ। मुझे होमवर्क के लिए दे दीजिए ना। हाँ ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम। ठीक है सर, ले लिया। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ कितनी है मिरर की,
मिरर की फोकल लेंथ, एक सेकेंड, फोकल लेंथ पोर्शन ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो रेडी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो कि हमको ऑब्जेक्ट रखनी है यहाँ पर स्लैब के लेफ्ट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में रखना है। तो हम ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखें कि इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए? वो हमने भी ऐसा किया है, मतलब कितनी डिस्टेंस पे रखें, ठीक है। तो सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को पूरा। नहीं, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा इतना ज़्यादा। ये ग्लास स्लैब है, ये मिरर है, ठीक है। यहाँ से हम कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखें, ये एक्स डिस्टेंस बतानी है कि इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए। तो अगर स्लैब नहीं होती तो कहाँ रखते? मैं बताती हूँ। अगर स्लैब नहीं होती तो 21 पे रखते। सर मैं बताती हूँ, 21 माइनस शिफ्ट, शिफ्ट पता चल जाएगी, तो 3 into 1 minus 1.5, है ना? शिफ्ट कितना है? 3 into 1.5 by 1 है 1, तो 20 सेंटीमीटर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, मतलब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर का होगा, बाकी मिरर के लिए। तो शिफ्ट क्यों निकाला तुमने इसमें? सर बिकॉज ये जो हमने ग्लास स्लैब रखा है, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट आगे को दिखेगा ना, कितना आगे दिखेगा? इसलिए 1 सेंटीमीटर आगे दिखेगा। मतलब कितना, कितने सेंटीमीटर पे दिखेगा ये? 20 सेंटीमीटर पे मिरर को ऑब्जेक्ट दिखेगा। आंसर गलत है, दोबारा बताओ क्या होना चाहिए, फिर सोचो। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, अगर मतलब ठीक है वो आ रही है, मुझे 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट दिखेगा। हाँ सर, स्कूल तो दिखना चाहिए। मिरर तो वो तो को ग्लास स्लैब नहीं होती, ग्लास स्लैब नहीं होती तो कहाँ रखते जिससे कि इमेज वहीं बन जाए? वो 20, तो अभी भी 20 पे रख रही है, तो फिर फर्क क्या हुआ ग्लास स्लैब से? तो नहीं, तब तो 21 पे रखते ना। आंसर क्या होगा, कितनी डिस्टेंस पे रखनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें हम, 20 पर? 20 पर। पूछ रहा हूं मैं तुमसे, 20 पर रखना है। हम हाँ हम हाँ चाहते हैं हाँ, कि इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बने। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम 20 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो मिरर के लिए वो कितनी डिस्टेंस पर होगी? अगर हमने ऑब्जेक्ट को 20 पर रखा है तो मिरर के लिए कितने पे होगा? तो मिरर मिरर उसको कितने सेंटीमीटर पे देखेगा? हाँ, मिरर 21 पे दिखेगा। मतलब दूर देखेगा कि पास देखेगा? दूर दिखेगा। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, पास ही दिखेगा, पास दिखेगा सर, पास दिखेगा, फाइनल पास दिखेगा। अगर हमने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पर रखा तो मिरर के लिए वो कितने डिस्टेंस पर है? 20 माइनस 1 सेंटीमीटर, कितना हुआ ये? 19। तो 19 सेंटीमीटर पे मिरर को लगेगा ऑब्जेक्ट रखी है, तो उसकी इमेज सेम पोजीशन पर बनेगी कि नहीं? जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बनेगी कि नहीं? जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बनेगी कि नहीं, अगर हम उसको? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो सेंटर करने से है नहीं। तो कहाँ रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को कि इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए? 22 पे। है 22 पे क्यों? एक सेकंड, 21 पे ही रखना चाहिए, तब जाके वो 20 पे आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और तब जाके हमारी इमेज भी वहीं पे बनेगी। ठीक है, 20 पे, 21 पे ही रखना चाहिए। हाँ,
तुम बोल रही हो समझ गए, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है, तुम कंफ्यूज हो इनमें। हमने अभी देखो एससी वर्मा का जो क्वेश्चन था उसमें भी वही चीज की, इससे पहले भी अभी की, इसमें भी हम वही कर रहे हैं, उसको ध्यान रखो। तो वो जब भी कंफ्यूजन होगा तो तुम्हें समझना किस चीज से है कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रख दी, ये रे गई यहाँ से, फिर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, फिर ये यहाँ चली गई, तो ये ओ से आती हुई नहीं लग रही है, कहाँ से आती हुई लग रही है, इधर पास से आती हुई लग रही है ना मिरर को। तो ये कितना पास शिफ्टिंग है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो सेंटर ऑफ, अगर हमने 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखी तो मिरर के लिए वो डिस्टेंस कितनी है, 19 सेंटीमीटर। तो हमें 21 पे रखना चाहिए, जिससे कि मिरर के लिए वो 20 पर हो जाए। हाँ ठीक है, ओके, ये अब थोड़ी क्लैरिटी हो गई मुझे। चलो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले हम एक छोटे से लॉजिक पर देखें कि अगर ये कोई सरफेस है जिसके नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और बाहर है एयर, और यहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर आई से ज्यादा होगा कि कम होगा? एक सेकंड, ये रेयरर मीडियम में जा रही है ना, तो अवे फ्रॉम द, मीडियम में जा रही है, हाँ, तो ज्यादा होगा, तो आर की वैल्यू कैसी है, आई से ज्यादा है। ज्यादा है, हाँ, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू साइन आई इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, वन साइन, हाँ हाँ, या साइन आई इक्वल टू 1 बाई म्यू इंटू साइन आर। अब इसमें आई को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो आर बढ़ेगा कि घटेगा? और अगर इस इक्वेशन में आई को इंक्रीज करें तो आर बढ़ेगा ही घटेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा, तो आर बढ़ेगा, तो हम इसमें कंटिन्यूअसली आई को बढ़ाते जा रहे हैं, तो आई को बढ़ाते बढ़ाते एक एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी ऐसा आता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। ये कौन सा एंगल कहलाता है? हाँ, तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या हुई? Sir, it is that phenomena नहीं, फिनोमिना नहीं, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल क्रिटिकल एंगल है? इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्या हो जाता है इस पर क्या खास बात हो जाती है? 90 डिग्री पे आ जाती है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इससे भी ज्यादा कर दें, थीटा सी से भी ज्यादा कर दें इतना, तो अब क्या होगा? अब ये जो रे अब रिफ्रैक्शन ना होगी, ये रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में वापस आ जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में वापस आ गई है। रिफ्लेक्शन कहां से हुआ है, किस सरफेस ने रिफ्लेक्ट किया इसको? ये वाला, जो दो मीडियम को सेपरेट कर दिया, हाँ, तो ये एक तरह से प्लेन मिरर की तरह से मान सकते हो इसको, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बराबर होंगे, मतलब ये एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो एप्लीकेबल होंगे। टीआईआर तभी हो सकता है जबकि रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से, सॉरी डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही हो। क्यों हो सकता है तभी? क्योंकि हमें आई और आर में आर की वैल्यू ज्यादा चाहिए, तभी टीआईआर हो सकता है, ठीक है। क्या पूछना है इसमें बताओ? नहीं, कुछ नहीं पूछना। तो टीआईआर की जो डेफिनेशन है
वो हम फटाफट इसको अब रिवाइज कर लेते हैं कि ये डेफिनेशन है इसकी, द फिनोमिनन बाय वर्च्यू ऑफ विच रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड बैक एट द इंटरफेस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, हाँ, यस सर। सेम मीडियम में वापस आ जाती है। और क्या खास बात है इसमें? ये तभी हो सकता है जबकि रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही हो। डेंसर टू रेयर। हाँ, ठीक है। इसके बाद फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी, इसका नाम क्या है? क्रिटिकल एंगल। इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब इसका डायग्राम ये हो गया। अब मैंने ये जो डायग्राम बनाया हुआ है इसमें, इस डायग्राम में रे ऑफ लाइट किस मीडियम से किस में जा रही है? म्यू आई से म्यू आर। इंसिडेंट रे किसमें? म्यू आई। रिफ्रैक्टेड रे किसमें? म्यू आर में। मैं जानबूझ के सिंबल यूज करता हूं, आई फॉर इंसिडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर इंसिडेंट रे इज ट्रेवलिंग, एंड म्यू आर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर रिफ्रैक्टेड रे इज ट्रेवलिंग। ठीक है, अब इसमें अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये रेयरर मीडियम से डेंसर में डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो कौन बड़ा है इसमें? म्यू आर बड़ा है कि म्यू आई? म्यू आर नहीं बड़ा है, म्यू आई बड़ा है। हाँ, म्यू आई बड़ा है, म्यू आर छोटा है। ठीक है, तो हम स्नेल्स लॉ अगर इसमें लगाएं तो क्या बन जाएगा? स्नेल्स लॉ म्यू आई साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू आर साइन 90। क्लियर है ये? ठीक है, हाँ क्लियर है। तो यहां से थीटा सी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू आई। ये जनरल फॉर्मूला हुआ। किसका जनरल फॉर्मूला है ये? क्रिटिकल एंगल का। ये थीटा सी का। हाँ। अब मैक्सिमम केसेस में रे ऑफ लाइट किसी डेंसर मीडियम से एयर में ट्रेवल कर रही होती है, तो अगर वो एयर में ट्रेवल कर रही होगी तो हमारा कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा इसमें, इस फॉर्मूले में? तो एयर में ट्रैवल कर रही होगी, डेंसर से रेयरर एयर में जा रही है, तो कौन सा 1 रखेंगे? म्यू आई या म्यू आर? म्यू आर। हाँ, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। ठीक है। लेकिन जनरल फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू आई, राइट? हाँ, यस यस। ठीक है। अब यहां पर दूसरा डायग्राम देखो जो ये वाला बना हुआ है। इस डायग्राम में डेल्टा क्या चीज है? इसकी वैल्यू कितनी होगी आई और आर की टर्म्स में? डेल्टा कितना होगा आई और आर की टर्म्स में अगर हम लिखें तो? आर माइनस आई। हाँ, आर बड़ा था, वेरी गुड, तो आर माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, तो डिविएशन को हम लिखेंगे आर माइनस आई, करेक्ट? ये डिविएशन हो गया। और यहीं से एक चीज और कि साइन आई इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी इंटू साइन आर। म्यू डी मतलब डेंसर मीडियम, मैंने म्यू आई भी लिखा हुआ था उसको, तो ये रिलेशन याद रखना। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें ये मैंने तुमको बता ही दिया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई होते हैं। यस। ये यहाँ ये आई है, ये आर है, तो आई इक्वल टू आर होगा। और बेटा ये डिविएशन कितना होता है आई की टर्म्स में? अच्छा ठीक है, ये डेविएशन जैसे प्लेन, ये प्लेन मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है ना ये, तो कितना 180 माइनस 2i। अच्छा, अरे इतना सिंपल। ये टोटल एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक? ये 180। ये आई है और ये भी आई है, क्योंकि आई और आर तो बराबर होंगे, तो ये 2i हो गया। तो 180 में से 2i माइनस करेंगे तो डेल्टा जाएगा। ठीक है। डिविएशन व्हेन TIR टेक्स प्लेस, तब डिविएशन कितना है? 180 माइनस 2i है।
हाँ, और अगर TIR नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन हो गया है, तो डिविएशन कितना होगा? आई आई नहीं हुआ है और हाँ, दो आई माइनस आर R माइनस आई। आर माइनस आई। हाँ, तो रिफ्रैक्शन अगर हुआ तो डिविएशन आएगा R माइनस आई, और अगर TIR हो गया तो डिविएशन आएगा 180 माइनस 2i। ठीक है, हाँ, ठीक है, क्लियर दी ये चीज? हाँ सर। डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, ये तो पढ़ लिया हमने। अब एक नीचे क्वेश्चन में आएगा तुम्हारे सामने, इसमें बताना है कि TIR होगा कि नहीं होगा। ये सिचुएशन है, बताओ। रे ऑफ लाइट यहां से जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, म्यू दिया है 3 से √3 में जा रही है रे ऑफ लाइट। इसमें TIR होगा या नहीं होगा चेक करके ये बताना है आपको। ठीक है, तो बताओ जरा TIR। बिल्कुल 2 मिनट ले लो, आराम से करो। सर ये आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कहीं डिवाइडेड होना चाहिए था? मतलब साइन वर्स √3 के वाक्य मुझे नहीं पता, इसलिए कुछ नहीं कह सकते हैं, यही तो मैथमेटिक्स है, वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ रही है, वही तो तुम्हें चेक करना होगा, कॉमन सेंस लगाना होगा, इसमें रीजनिंग लगानी होगी। अच्छा, 2 मिनट, फिर 1 सेकंड आई थिंक। इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा? सर इसके लिए क्रिटिकल एंगल साइन वर्स 1/√3 होगा। हाँ, साइन थीटा सी होगा म्यू हाँ, आर अपॉन 1/√3। म्यू आई। म्यू आर कितना है? म्यू r√3 और ये 3 है, तो 1/√3 हो गया। अब इसमें रीजनिंग ऐसे लगेगी कि हमें आइडिया लेना है कि क्रिटिक हाँ सर, बेसिकली मुझे नहीं लगता यहाँ वो होगा। यहाँ सुनो, पे एक नहीं, ऐसा नहीं, अब मेरी बात सुनो। 1/√3 की वैल्यू कितनी आती है लगभग? 1/1.73 कितना होगा ये? ये 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। हाँ, वो समथिंग ही तो चाहिए। ओके, आई विल फाइंड इट आउट। 3 0, so it should be wait, 4 into 6, okay, it should be 0.5 something। अच्छा, okay। ये 0.577 होगा। हमारे पास जो एंगल है वो कितना है? साइन 60 डिग्री है। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। ये होगा 1.731/2 करेंगे तो कितना आएगा? 0.8 समथिंग, 0.8 करके आएगा। तो ये आएगा 0.86। और हमको एक वैल्यू लकीली पता है कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, और साइन 30 डिग्री 0.5 होता है। तो हमको ये पता है कि साइन 30 डिग्री इज लेस देन, हाँ, साइन थीटा सी विच इज लेस देन साइन 60, है ना? लेस देन साइन 60, हाँ, सॉरी साइन 60। ये क्लियर हो गया रीजनिंग से हमारा, क्योंकि ये हाँ, ये clear ये हो गया। 0.5 है और साइन 60 कितना है? 0.86 है। 86, और साइन थीटा हाँ, सी कितना आ रहा है? 0.577। ठीक है, ठीक है। नहीं, साइन थीटा सी की वैल्यू हाँ इतनी ही थी, है ना? या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन थीटा सी लिख देता हूँ ऐसे। तो अब बताओ कि जो थीटा सी है, क्या पता चल रहा है इससे कुछ कि इसकी वैल्यू किससे ज्यादा है और किससे कम है? तो इसकी वैल्यू 30 डिग्री से ज्यादा है और 60 डिग्री से कम है। यानी क्योंकि क्रिटिकल कम है वो
हाँ बोलो। एक सेकंड क्रिटिकल एंगल। हाँ, तो ये क्रिटिकल एंगल वाला चीज हो गया, मतलब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सुनो, नहीं नहीं, तुम आई थिंक मत बोला करो, कंफर्म चाहिए आंसर। मतलब आई कंफर्म दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, रुक जाओ होगा, एक मिनट, क्योंकि एक मिनट रुक जाओ जरा। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 60 डिग्री से ज्यादा है कि कम है ना? यानी क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री से कम है। 60 डिग्री से कम है, मान लेते हैं 45 डिग्री है क्रिटिकल एंगल। 30 से ज्यादा, 60 से कम, तो मान लो 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री अगर क्रिटिकल एंगल है तो 46 डिग्री पे TIR होगा कि नहीं? होगा। 46 डिग्री पे हो जाएगा कि नहीं? हाँ होगा। 50 डिग्री पर हाँ सर होगा। और 60 पर, हाँ होगा। तो फिर TIR होगा ना इसमें। ओ ओके, यस सर, ठीक है ठीक है, TIR होगा, हाँ ठीक है, ओके ओके, आई वाज थिंकिंग रॉन्ग। ओके फाइन। है ना? तो TIR इसमें हो जाएगा। हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। अब ये रीजनिंग हमने कैसे लगाई थी, समझ में आया? हाँ आ गया। मैं कुछ गड़बड़ी सोच रही थी, इसलिए मुझे ये समझ में ऐसे नहीं आ किया रहा था। आपने यहाँ पर, देखो। पर हाँ 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 हाँ, तो आ गया मुझे समझ में। अच्छा, अब तुमको मैं इसका छोटा तरीका बताता हूँ। इसको कराना जरूरी है, लेकिन अब छोटा तरीका ये है, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या हो रहा है? सर स्नेल्स लॉ के हिसाब से लगाओ, हिसाब से नहीं, पेपर पेन लेके लिखो क्या हो रहा है। ओके, साइन 60 बाय साइन आर। मैंने तुमको ऐसे नहीं रटाया है। μ1 sin θ1 एक इक्वल टू μ2 सेकेंड, sin θ2। म्यू1 साइन थी, हाँ कितना हुआ? 16 equals to, एक सेकेंड, रूट थ्री, हाँ ये 1/2 आ जाएगा साइन आर। अरे तुमने ऐसे नहीं किया करो रैंडमली, अच्छा, आराम मैंने से। ऐसे गलत कैलकुलेशन किया, मैं आपको सही से करके बताती हूँ। हाँ मतलब दैट विल बी ये 3/2 साइन आर। कितना आ रहा है? 3/, हाँ, मतलब ऐसे लिखोगी ना, 3 × sin 60 इक्वल टू √3 × sin r। तो sin हाँ r कितना हुआ? 3/2। तो इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है या ठीक है ये? सर मुझे तो ठीक दिख रहा है। हाँ, तो r लगभग कितने डिग्री आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो r कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली कितने डिग्री आना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली ये 1.5 हो गया ना, तो मतलब 90 से ऊपर चला गया है। तो आई गेस, मतलब आई थिंक आई बिलीव दैट 120 के आसपास आएगा। अच्छा चलो, साइन 120 या फिर 120, साइन 120 कितना होता है? साइन 120 तो ये होगा ना कि 180 माइनस 60, तो √3/2। हाँ, √3/2 होता है, अच्छा तो ये तो 3/2 है। सर साइन 90, तो सर ये तो है ही नहीं, मतलब ये गड़बड़ है। ये क्या तो गड़बड़ चला है? ही गया ना, रेंज के बाहर ही चला गया। -1 से रन होता है ना साइन की वैल्यू, तो हाँ, तो इतनी देर में क्यों लिख रही है? 1 से बड़ा आ गया ना, साइन थीटा की वैल्यू मोर देन 1 थोड़ी होती है। हाँ सर, पर अब क्या करें, ये स्नेल्स लॉ ये बोल रहा है, तो फिर तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। ओ ओके ओके ओके, तो बेसिकली हमें पहली बात तो टोटल इंटरनल, मतलब पहली बात तो हमें TIR देखने के लिए या थीटा सी को और ये गिवन आई को चेक करना है ना। उसके हिसाब से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था, पर अब हमें पता चला कि ये इतना ज्यादा एंगल है जो हो ही नहीं सकता है, तो अब हम बोल रहे हैं कि इंटरनल रिफ्लेक्ट TIR नहीं हो रहा है। तो पूरा गलत बता रहे हो। अरे तुम पहले ध्यान से समझो, हमने ये चेक किया था, इस इतने बड़े कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये मेथड बता रहा हूँ।
कि हम क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, और स्नेल्स लॉ हमने लगाया तो साइन आर कितना आ गया 3/2। ये कॉन्ट्रडिक्शन है, अच्छा ठीक है ठीक है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब कि कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है कि रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। तो अगर रिफ्रैक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ होगा? हाँ फिर TIR ही हुआ होगा फिर। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रे दूसरे मीडियम में चली जाती है, तो यानी कि दूसरे मीडियम में नहीं गई। ठीक है। तो अगर हमने स्नेल्स लॉ लगाया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इसका मतलब ये है कि TIR वहां पर हो गया है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। नहीं समझ आया? ठीक है मुझे समझ में आ गया, फाइनली आ गया। वो मैं दोनों चीजों कंफ्यूज करके इसलिए कंफ्यूज हो गई। हाँ, तो एकदम से ना हर स्टेप में दिमाग से सोचते हुए चलना है, अदरवाइज एग्जाम में ऐसे ही होता है, हम एक चीज एक लाइन क्लिक करती है, फटाफट दूसरा कोई आंसर लगा देते हैं, बाद में पता चलता है कि हमने मिस्टेक कर दी है। तो जब तक स्टेप बाय स्टेप हम कंफर्म आंसर पर नहीं पहुंचे, थोड़ा सा मतलब एक गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक्सीलेटर दबाया, थोड़ी एकदम से दबा दिया तो भगा दी, सामने किसी चीज से टकरा जाएगी वो। तो जहां जाना है धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही। ठीक है। हाँ चलो, अब इसमें बताओ जरा। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताना है ना क्रिटिकल हाँ, क्रिटिकल एंगल बताओ कितना कितना है। हाँ तो सर पहले वाले में 45 है, दूसरे वाले में 30 है, और तीसरे वाले में sin 3/5 क्या होता है 37। हाँ, तो ये इनके आंसर हो जाएंगे 37 डिग्री, ठीक है। अब जरा एक डिस्कशन हम कर रहे हैं, हम इसमें थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। एक सिलेंडर है और ये ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जो कि रे ऑफ लाइट जिसमें से ट्रेवल कर सकती है। हमने ये इसकी सिलेंडर की एक्सिस बनाई, एक इंसिडेंट रे ली है, और ये एक रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन के बाद रे ऑफ लाइट कहाँ चली गई है? सिलेंडर के सरफेस पर, ठीक है। रे ऑफ लाइट सिलेंडर के सरफेस पर चली गई। अब जो पहला वाला रिफ्रैक्शन ऑलरेडी एक जगह हो चुका है ना, कहाँ हो चुका है रिफ्रैक्शन? ये यहाँ पे TIR हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ है ना इसलिए। अरे नहीं, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो तो रे मैंने बना दी आगे, इसलिए जैसे ये है ऐसे। तो यहाँ पर TIR इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रे ऑफ लाइट को हमने माना है कि ये एयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, अभी TIR नहीं होगा। वो तभी होता है जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाए, ठीक है। अब यहाँ पहुंच गई है रे, अब यहाँ TIR हो सकता है हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। TIR होने के लिए जरूरी क्या है कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और अगर TIR होगा तो रे ऑफ लाइट वापस हो जाएगी, यानी कि थीटा कैसा होना चाहिए? should be more than थीटा C, मतलब थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा C, ठीक है। मान लो क्रिटिकल एंगल यहाँ पे सपोज 45 डिग्री है, तो थीटा कितना होना चाहिए? मतलब ज्यादा होना चाहिए। कितना? अगर मैंने 45 डिग्री माना है, अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल अगर 45 डिग्री माना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45.001 डिग्री हुआ तो भी TIR हो जाएगा। होगा ठीक है, तो ऐसा हो, ये याद रखना। अब जरा ये इक्वेशन देखो, ये समझ में आई कि नहीं? मुझे आ गई। ये है B, यहाँ पर अगर TIR होता है तो उसके लिए थीटा कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा से। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ थीटा ले लिया, तो इनइक्वलिटी क्या बन गई? साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन थीटा C, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को देखो, थीटा प्लस R किसके बराबर होगा? 90 के, क्योंकि ये एंगल कितना है? 90 है। तो R प्लस थीटा
प्लस 90 इक्वल टू 180 होना चाहिए, तो थीटा प्लस आर इक्वल टू 90 आएगा। तो हम इसको थीटा को कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस आर। अब थीटा को 90 माइनस आर, ये इक्वेशन नंबर 1 में रखा हमने, तो क्या मिला उससे हमको, साइन थीटा मतलब साइन 90 माइनस आर इज मोर देन साइन थीटा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन थीटा से। साइन 90 माइनस आर कितना हो जाएगा, कॉस आर। ठीक है, फिर हम स्नेल्स लॉ लगा के आई में और आर में रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है। नहीं समझ आया ना, देखो साइन 90 माइनस आर को कितना लिख लें, कॉस आर, ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन थीटा सी। अब इसको हमने मान लो इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, स्नेल्स लॉ लगाया यहां पर, तो क्या लिखूं बोलो, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू, बोलते जाओ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू इनटू साइन आर, तो साइन आर कितना आ गया, साइन आई बाई म्यू। तो कॉस आर को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन आई अपॉन म्यू का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और साइन आर की वैल्यू ये है, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन थीटा सी को क्या लिख सकते हैं, म्यू की टर्म्स में, साइन थीटा सी को म्यू के टर्म्स में 1 बाई म्यू हो जाएगा ये। और अगर बाहर एयर ना होती, यहाँ पर अगर एयर नहीं है तो म्यू आर अपॉन म्यू कर लेते, कोई और मीडियम होता तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेते जनरल केस में। तो हमने इस पूरी प्रोसेस में बेटा किया क्या, हमने स्टार्ट किया थीटा से और पहुंच गए हम आई पर। तो थीटा से स्टार्ट किया, तो थीटा से हमने किस में रिलेशन निकाला, आर में, और फिर आर में से निकाला आई में, और फिर हमने आई को रिलेट कर दिया किससे, म्यू से। यस सर। स्टार्ट किया हमने थीटा से, फिर किस में रिलेशन लिखा, हाँ वो ट्राइंगल से हमने थीटा और आर का रिलेशन लिखा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि थीटा से पहुंचना कहां पर है, हमको आई पे पहुंचना है। क्लियर? yes, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ऐसे रास्ते से चला करेंगे। ठीक है, अब अभी मैंने जो बताया है उसको दोबारा से अगर हम स्टेप बाय स्टेप शो करें तो ये ऐसा है। ठीक है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसकी खास बात क्या है, यहाँ पे एयर नहीं है, वहां पर μ1 है, लेकिन लेफ्ट साइड में एयर है, यानी इंसिडेंट रे तो एयर से ही आ रही है। फिर वो किस में एंटर करेगी, फिर किस में, मतलब ये एयर से आ रही है, फिर उसके बाद ये सिलेंडर में एंटर करेगी। हाँ, यहाँ पे TIR हो सकता है क्या, ये जो रे आई है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है क्या यहाँ, इसका पहले थीटा सी निकालना पड़ेगा। कुछ नहीं निकालना पड़ेगा बेटा, ये एयर है, रेयरर मीडियम है, डेंसर में जा रही है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर में जा रही है। जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो कभी TIR नहीं होगा, करेक्ट। अच्छा, अब रे यहाँ से तो अंदर चली जाएगी, फिर पहुंचेगी यहाँ पर। अब ये किससे किस में जाएगी, √3 से μ1 में जा रही है। तो ये TIR कब हो सकता है, जब μ1 की वैल्यू √3 से नहीं कम होना चाहिए। रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाती है तब होता है ना TIR। सॉरी, ओके आई एम सो सॉरी, ठीक है, डेंसर टू रेयर, हाँ ठीक है। तो μ1 की मैं सोच सेकंड बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब दिमाग में वही मैं कह रहा हूँ ना, अब इतनी जल्दी जल्दी क्लास करते हैं तो उसमें यही होता है, एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है ना।
तो अब ये इसमें हमको ये निकालना है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ μ1 सो दैट रे विल रिफ्रैक्ट आउट ऑफ द सिलेंडर। इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहे हैं, TIR चाहिए ना कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो अगर TIR नहीं चाहिए तो कौन बड़ा होना चाहिए? तो कौन बड़ा होना चाहिए? μ1 बड़ा होना चाहिए। हाँ हाँ सर सही बात है, वो बड़ा होना चाहिए। हाँ, अब इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू अच्छा, μ1 की। हाँ, अब इसमें अप्रोच तुम्हें वही लगानी है जो थोड़ी देर पहले देखी। स्टार्ट कहां से करोगी? थीटा सी से, उससे आओगी आर पर, और आर से आ जाओगी आई पर, और फिर म्यू वगैरह आ मतलब जाएंगे। वो कोई फॉर्मूला नहीं था, वो हमें बस एक नहीं आइडिया नहीं दिए कि हम वो ओके। नहीं, फॉर्मूलेस नहीं होगा ये। यहाँ पे फॉर्मूलेस नहीं लगेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन्होंने कितना दिया है, 60 डिग्री। इस पर्टिकुलर एंगल पे जो रे ऑफ लाइट आ रही है उसका TIR नहीं चाहिए इनको। बाकी किसी और एंगल पर आ रही है तो हो सकता है हो जाए, इन्हें 60 डिग्री वाले का TIR नहीं चाहिए। तो कैसे कैसे करोगी बताओ, डायग्राम कैसे बनाए हम इसका? ये रे पहले तो यहाँ चली गई इसको रे, टुवर्ड ये नॉर्मल है, सर ये ये थीटा सी हाँ, है। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ, थीटा सी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सॉरी थीटा सी नहीं, ये थीटा है, तो थीटा कैसा होना चाहिए, थीटा सी से ज्यादा या कम? हाँ, थीटा जो होना चाहिए वो होना चाहिए। हाँ, लेस देन आर इक्वल टू थीटा सी। हाँ, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, साइन ले लेते हैं। ये लिखते हैं। तो साइन थीटा लेस देन आर इक्वल टू हाँ, साइन थीटा सी। हाँ, हाँ, अब थीटा से किस पे पहुंचना है हमको, हमें म्यू पे जाना है, तो बेसिकली हम आर आर पे पे, जाएंगे। और साइन थीटा से आप करते जाओ, ट्राई करो। ठीक है। साइन 91 बेसिकली one sin 60, ठीक है, 1 into sin 60 is equals to mu sin r, ठीक है, 3/2 और 3/2 sin r, ओके, cos r क्या होगा, cos r सूत्र है 2 और minus 3/2। सर ये ठीक है, मतलब cos r को म्यू की टर्म्स में कर लिया। मतलब ये निकला कि 1/2 is less than equal to sin theta c। वैल्यू क्या आई है μ1 की? ओके ठीक है। √3/2। √3। हाँ, अब स्टेप बताते जाओ बेटा कैसे, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा को कितना लिखा, साइन, हाँ ये लिखा है कि 90 माइनस r और उसके बाद साइन cos थीटा r सी को कितना लिखा, 90 माइनस r μ1 बाई √3।
हाँ हाँ साइन 90 माइनस आर कितना हो जाएगा, कॉस आर, लेस देन और इक्वल टू म्यू वन बाई रूट थ्री। अब स्नेल्स लॉ लगाओ, कितना लिखेंगे, साइन 60 इक्वल टू कितना, साइन 60 is equals to हाँ ये लिखेंगे हम √3 इंटू साइन आर। तो साइन आर कितना आया, सर साइन आर जो आना था वो √3/2 आ रहा था, कॉस में 1/2 आएगा। एक मिनट दोबारा लिखो, साइन साइन 60 इक्वल टू √3 साइन आर, साइन 60 की वैल्यू रखो। ओके ओके ओके, माय आंसर इज रॉन्ग। मैंने बस ये ही गड़बड़ कर दी कि मैंने साइन 60 की वैल्यू 3/2 दी करती थी। तो सर बेसिकली ये हाँ अब साइन आर जो है वो हमारा 1/2 आएगा। तो फिर 1/2 कॉस आर √3/2। कॉस आर कितना लिखा, √3/2। √3/2 लेस देन और इक्वल टू म्यू वन बाई √3। तो म्यू वन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। 3/2 तो म्यू मिनिमम कितना हुआ, 3/2। 3/2, यानी कि मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए हमको कितना, 3/2। हाँ ठीक है, ठीक है। कोई डाउट इसमें, नो सर नो सर। ठीक है। तो इस ये अप्रोच याद रखना, हाँ हम ठीक है। ये एक प्रिंसिपल किस, अच्छा अगर हमको TIR चाहिए तो हम उल्टा करते हैं, हम थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा सी करते हैं। तो म्यू वन की वैल्यू कैसी आती, ग्रेटर देन 3/2 आती। हाँ TIR कराने के लिए म्यू वन की वैल्यू ग्रेटर देन 3/2 आनी चाहिए। ठीक है, हाँ चलो हाँ। अब हम करेंगे इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ये वाला, ये पढ़ो जरा। कि वो क्रिटिकल एंगल के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा है। क्वेश्चन का मीनिंग समझाओ, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको, क्या मतलब है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का मतलब ये है कि पहली बात जो एयर से रे आ रही है, ये भी डायरेक्ट एयर पे आती है, ठीक है। तो कि इस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिस वजह से जो ये रे आ रही है वो बाहर ना आए, मतलब डज नॉट कम आउट ऑफ द लैटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर। नाउ आई थिंक दिस मींस कि ये बोल रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो वो बाहर ना आए। ठीक है, तो यहाँ TIR हमको चाहिए, यहाँ TIR हो जाना चाहिए, राइट। हम चाहते हैं कि वहां पर TIR हो जाए। पिछले क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन अलग है, क्या डिफरेंस है इसमें, पिछले वाले क्वेश्चन में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन था यहाँ पर 60 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, यहाँ पर हर एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग TIR होना चाहिए यहाँ पर। तो ये तो बड़ा ही मतलब बताना मुश्किल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, मतलब ये गलत बात है। For all values of angle of incidence, TIR must take place at this surface, right? सर व्हाट इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री? नहीं पहले समझते जाओ जरा, है ना, 1 by 1 ऐसे। तो मान लो कि यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये है I, ये है R और ये है थीटा।
तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि थीटा कैसा होना चाहिए, थीटा फॉर टी आई आर थीटा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन आर, थीटा और साइन थीटा, पूरा साइन थीटा सी। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं हम 90 माइनस आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बाय म्यू आर, whatever the mu is। म्यू, ये म्यू हमको निकालना है, गिवन नहीं है। 90 माइनस आर कितना हो जाएगा, कॉस आर, और cos हाँ कितना हो गया, कॉस आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बाई म्यू। हाँ यहाँ स्टक हो गए हम, स्नेल्स लॉ लगा के हम साइन आई की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन आर की टर्म्स में आएगी वो तो, या आर की वैल्यू आई की टर्म्स में आएगी। अब इसको सॉल्व अप्रोच करने के लिए ऐसे करना है, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ याद रखना, ये प्रिज्म में भी इसका यूज होगा, ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम सीख रहे हैं। ये बताओ, अगर हम आई को इंक्रीज करते हैं तो आर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले स्नेल्स कि लॉ I पर 1 इंटू साइन, ये मैथमेटिक्स की चीज है, फिजिक्स नहीं है। 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, हाँ ये इक्वेशन हमको बैलेंस करना है। म्यू तो कांस्टेंट है, हाँ आर बढ़ाते हैं तो साइन आर बढ़ता ही घटता है, बढ़ता है, क्योंकि साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर मैंने लेफ्ट साइड इंक्रीज कर दी तो इसकी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए साइन आर भी बढ़ाना पड़ेगा मुझे। साइन आर कब बढ़ेगा, जब मैं आर बढ़ाऊंगा, हाँ ठीक है। तो आई बढ़ाने से आर क्या होगा, अगर आई को हमने इंक्रीज किया तो आर इंक्रीज होगा, और थीटा क्या होगा, आर बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा कि घटेगा, अच्छा ठीक है। तो थीटा क्या होगा, हाँ रीजन बताओ क्यों कम होगा, 90 माइनस आर बढ़ रहा है तो थीटा कम हो रहा है। दोबारा बोलो, मैं सुना नहीं ठीक से, दोबारा बोलो। Like sin theta or cos is equals to cos r। So basically बढ़ रहा है और cos डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो sin थीटा कम हो रहा होगा, मतलब थीटा कम हो रहा होगा। दोबारा बोलो क्या, हाँ मैं लिख रहा हूँ, अब तुमने जो बोला बोलो क्या, हमने ये बोला है ना sin थीटा इज इक्वल्स टू cos r, तो साइन क्या, आराम से, साइन थीटा हाँ, इज इक्वल्स टू cos r। साइन थीटा इक्वल टू कॉस आर, ये कैसे आया रिलेशन, साइन थीटा इक्वल टू कॉस आर, सर आप ऊपर देखिए, sin 90 माइनस r cos r, तो बस वो तो, ये तो साइन थीटा सी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर थीटा कहाँ है, और ये इक्वल कहाँ, और इक्वल तो लिखा नहीं है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हुआ है। ठीक है सॉरी। समझ के बताओ, ऐसे नहीं। sin थीटा सी, ओके। ये फिजिक्स से क्यों देख रही है, फिजिक्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, सिंपल सा रीजनिंग है, लॉजिक है। थीटा सी भी बढ़ रहा है, थीटा, फिर थीटा सी का तुमने नाम लिया, थीटा सी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम थीटा की बात कर रहे हैं। नहीं, हमें कंपेयर किसमें करना है, थीटा और आर पे करना है ना। तो मैं पहले तरीके बोल रही थी, sin थीटा इज इक्वल टू cos r। साइन थीटा इक्वल टू cos r, अच्छा, तो ये कैसे लिखा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस आर, sin थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस r इज इक्वल टू cos r। हाँ ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस आर, फिर इसके बाद क्या किया, बात कर रहे हैं r के लिए, तो अगर हम बोल रहे हैं कि sin थीटा पर cos थीटा कम हो रहा है, क्योंकि cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और cos देखो मैंने तुमको अभी बताया था, इतना घुमा के कान क्यों पकड़ रही है, आर प्लस थीटा किसके बराबर है, एक सेकंड, ये है 90 के बराबर। हाँ, तो आर, अगर ये इन दोनों का सम कांस्टेंट है ना, आर प्लस थीटा 90 के बराबर है, ये ठीक है, इससे भी देख सकते थे। तो आर बढ़ेगा तो क्या होगा,
अगर आर बढ़ेगा तो थीटा कम होगा, क्यों होना चाहिए कम? क्योंकि जिससे कि सम कांस्टेंट रहे इसका। कांस्टेंट है, हाँ इसलिए। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया मैंने, ऐसे देखो है ना, तो r प्लस थीटा कॉन्स्टेंट है 90 के बराबर है। तो अगर हमने i बढ़ाया तो r बढ़ गया, r बढ़ेगा तो थीटा क्या होगा? कम होगा। थीटा कम होगा। अब यहाँ डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं, अगर हम i बढ़ाएंगे तो थीटा कैसा होगा? कम होगा। i अगर मैक्सिमम हुआ तो थीटा कैसा होगा? मिनिमम होगा। मिनिमम होगा। अच्छा, अगर थीटा की वैल्यू हम यहाँ मिनिमम कर दें तो थीटा को कम करने से टीआईआर के चांसेस बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? थीटा को कम करने से, अगर ये एंगल हम कम करते हैं थीटा, तो यहाँ पर टीआईआर का चांस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? मुझे तो लगता है कि यहाँ पे एक्चुअली कम ही हो रहा होगा, क्योंकि थीटा सी पे हम कुछ कम ही होगा। इसलिए कम होगा क्योंकि मान लो थीटा को कम करेंगे तो हो सकता है क्रिटिकल एंगल से कम हो जाए, वो कम करेंगे तो टीआईआर के चांसेस कैसे हो रहे हैं? अच्छा, अब मान लो हमने थीटा को मिनिमम रखा हुआ है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है थीटा की कुछ, अगर उस पर भी टीआईआर हो गया तो फिर क्या होगा? थीटा की सारी वैल्यू के लिए टीआईआर हो जाएगा। जैसे थीटा की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री है और 30 डिग्री पे भी टीआईआर हो रहा है, तो जब मिनिमम वैल्यू पे टीआईआर हो रहा है तो उसकी जो बाकी वैल्यूज आएंगी वो तो ऑब्वियसली उन पे तो टीआईआर हो ही जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आया? अच्छा, थीटा की मिनिमम वैल्यू पे टीआईआर करा दें तो क्या हर वैल्यू पे टीआईआर हो जाएगा? कह सकते हैं इसमें। तो आई की मैक्सिमम वैल्यू पे टीआईआर करा दें तो आई की बाकी वैल्यूज पे भी टीआईआर हो जाएगा। हाँ, तो हम ऐसा लेंगे कि आई की मैक्सिमम वैल्यू पे टीआईआर अगर हम करा दें तो फिर आई की बाकी सारी वैल्यू पे टीआईआर हो जाएगा। तो आई की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होती है थ्योरेटिकली? कितनी? 90 डिग्री। हाँ, तो हम 90 पे टीआईआर कराएंगे यहाँ, तो हम आई को कितना ले लें? 90, और स्नेल्स लॉ लिखो, 1 इंटू साइन 90 इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। नहीं आया समझ में? तो साइन आर कितना आया यहाँ से? 1 बाई म्यू। और ये जो साइन आर अगर 1 बाई म्यू है तो यहाँ पे कॉस आर की वैल्यू रख दो, यहाँ से कितनी हो जाएगी कॉस आर की वैल्यू? 1 माइनस साइन स्क्वायर आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बाई म्यू, और अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बाई म्यू। उसको सॉल्व करके म्यू बताओ क्या होना चाहिए? मतलब 1 और माइनस 1 के बीच में। अरे एग्जैक्ट सॉल्व करके बताओ ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आएगा? सॉल्व करो उसको, घबरा क्यों रही है? तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये तो फिजिक्स तो खत्म हो गई इसमें। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। एक सेकंड। माइनस एक सेकंड, ये रूट की जो वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस रूट 2 और रूट 2 से इंफिनिटी ऐसी है? बिल्कुल गलत है ये, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो माइनस रूट 2 से रूट 4, नहीं सर सॉरी, 0 से रूट 2। अरे ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिखा हुआ है तो क्या वैल्यू बताएंगे? मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए म्यू की? 0, एक सेकंड, मतलब कि तुम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो? इसके बाद क्या किया तुमने बताओ? इस स्टेप के बाद क्या किया? हम्म एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। इस स्टेप के बाद बेटा क्या किया ये बताओ मुझे। म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर लिया,
और -1 बाय अपॉन में नहीं बचा कुछ? हाँ बचा ना, म्यू स्क्वायर -1 बाय म्यू स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या किया? स्क्वायरिंग कर सकते हैं ना, इसलिए स्क्वायरिंग कर दिया। तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद म्यू स्क्वायर कट गया। फिर क्या बचा? म्यू स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, तो म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हुआ? 2 2 फिर 2 ही तो होगा। कितना हो गया? म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √2। हाँ, तो म्यू मिनिमम कितना हुआ? √2। √2 आंसर आएगा ना। फिर ये इन्फिनिटी और 0 से ये क्या चीज बता रहे हो? वो मैं इसको फिजिक्स के क्लास पे आंसर भी करी थी इसके। ठीक है फिर सॉरी। सॉल्व करके कितना आएगा ये? म्यू √2 आएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू √2, तो म्यू मिनिमम कितना हुआ? और √2 1। तो अगर मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ऐसा अगर म्यू की वैल्यू √2 या उससे ज्यादा है तो PIR ही होगा। और मतलब बेसिकली अगर म्यू √2 है तो बेसिकली ये होगा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी होगा फिर भी हमको TIR ही मिलेगा, बस ये होगा। तो यानी कि रे किसी भी एंगल पर आए, अंदर जाके क्या होगा उसका? TIR। तो ये ही है, किसका प्रिंसिपल है ये? ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर जो होती है उसके अंदर रे ऑफ लाइट यहाँ से जाती है, फिर यहाँ से TIR होगा, यहाँ से इधर आई, फिर TIR होते होते वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। फिर तो ऑप्टिकल फाइबर से क्या यूज होता है उसका यूज ये है कि अगर हम किसी टेढ़े रास्ते पे भी रे को पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा रे को हम कर्व्ड पाथ पे भी ट्रेवल करा सकते हैं। यहाँ से रे गई, TIR होके यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ से होते 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 फिर वो यहाँ से ऐसे बाहर आ जाएगी। नहीं समझ आया? तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट होगी कोई और यहाँ पर हम आंख रख दें तो इस आंख को ये ऑब्जेक्ट दिख जाएगी यहाँ पर, जबकि पाइप टेढ़ा है। नहीं समझ आया ये? तो उसके लिए जरूरी क्या है कि जो ये बनाई जाती है फाइबर, उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा होना चाहिए कि एंगल कुछ भी हो TIR होता चला जाए। ओके। फिर ये बाहर क्यों निकल आएगी? फिर ये TIR होता ही जा रहा है तो बाहर क्यों निकल रही है फिर यहाँ से? फिर जब फाइबर ही खत्म हो जाएगी तो फिर वो अब क्या करेगा, फिर बाहर ही आना पड़ेगा ना। क्यों आना पड़ेगा बाहर? फिर अंदर चली जाए। क्योंकि अब इसके बाद TIR नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ये फिर आएगी। तो किसी न किसी एंगल पे जब यहाँ पर आएगी बाहर तो उसे एक ना एक एंगल पे तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका यूज होता है कई ऑपरेशन करने में, डॉक्टर इसको यूज करते हैं। लेप्रोस्कोपी जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे किसी इंसान के पेट में कोई समस्या है तो पहले डॉक्टर क्या करते थे, पेट को काटना पड़ता था पूरा, तब देखते थे अंदर कहाँ प्रॉब्लम है। अब क्या करते हैं, वो बहुत छोटे से 2 होल बनाते हैं, एक होल से एक फाइबर अंदर डालते हैं, उससे लाइट भेजते हैं अंदर, तो पेट में लाइट चली जाती है। और दूसरी वाली फाइबर से वो TIR होते होते डॉक्टर के पास आ जाती है, तो वो आंख से देख लेता है कि अंदर पेट में क्या है। वो 2 छोटे छोटे होल बनाते हैं। और ये ऑप्टिकल फाइबर जो सिलेंडर बना, ऐसा नहीं होता है, ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही पतले थ्रेड जैसा होता है। और ऑप्टिकल फाइबर का वायर कितना पतला होता है ये तुमने देखा होगा, घर में जो आजकल वाईफाई आता है, वाईफाई में बहुत पतला वायर होता है अंदर, बहुत ही फाइन थ्रेड होता है। तो इतना छोटा सा होल करने से एक बड़े ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। उसमें डॉक्टर को पूरा का पूरा काटना नहीं पड़ता है, वो वहीं से एक होल से डालता है, एक लाइट भेजता है, दूसरे होल से लाइट बाहर आ जाती है ऑप्टिकल फाइबर से, तो अंदर दिख जाता है क्या है। और
जो वाईफाई के लिए लाइन डली हुई है इसमें भी क्या ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो बस वो वायर कैसा भी हो, उनका TIR होते 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 रिफ्लेक्ट होते वो आ जाती हैं घर तक। अच्छा, अब इसके बाद ये पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। रेडियस ऑफ ब्राइट सर्कुलर पैच ऑफ लिक्विड व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड अंडर द लिक्विड। तो उसमें यहाँ पर एक सोर्स रखा हुआ है, ये पानी है, बाहर एयर है, लेकिन अगर कोई बाहर से देखेगा, यहाँ पर मान लो आंख है, अगर कोई बाहर से देखता है तो उसको केवल एक सर्कुलर पार्ट ही ब्राइट दिखाई देता है, पूरा पानी ब्राइट नहीं दिखेगा। उसका रीजन ये है कि रे ऑफ लाइट यहां से गई, यहां से गई, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा ग्रेटर देन थीटा सी हुआ तो यहां से TIR हो जाएगा इधर, तो रे ऑफ लाइट पानी में वापस आ जाएगी। तो केवल कौन से हिस्से से लाइट बाहर जाएगी, इस वाले हिस्से से जहां पर एंगल, तो जितने हिस्से से लाइट बाहर जा रही है बस उतना हिस्सा कैसा दिखाई देगा सरफेस का, ब्राइट। तो हमको इसकी रेडियस निकालनी है कि कितना हिस्सा ब्राइट दिखाई देगा, उसकी रेडियस। अच्छा, ओके। पहले तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं कि सारी की पूरा का पूरा सरफेस ब्राइट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? यस यस, हाँ ये क्लियर हो गया? क्लियर हुआ। हाँ, तो मान लो ये डिस्टेंस है h और ये रेडियस कितनी है r, और ये एंगल कितना है थीटा सी, ये भी थीटा सी। इसके आगे अगर हम एंगल लेंगे तो ये एंगल और बड़ा हो जाएगा, मतलब रे अगर इधर चली गई तो ये एंगल और बड़ा हो गया, तो ये रे फिर वापस आ जाएगी। समझ आया? हाँ, तो ये ऐसे ही ये भी थीटा सी होगा, यहाँ पर ये भी थीटा सी है। बस अब तो सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ पर हम इसको tan थीटा सी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? R बाई एच, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि जो भी इसका म्यू है sin थीटा सी इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू, इक्वेशन नंबर 2। तो साइन थीटा सी 1 बाई म्यू हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा सी अगर 1 बाई म्यू है तो tan थीटा सी किसके बराबर लिख सकते हैं? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो tan थीटा सी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना आएगा? अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस। तो इक्वेशन नंबर 1 और tan थीटा सी को इक्वेट कर दो, है ना, ये थीटा सी और इसको इक्वेट कर दो, तो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया? R बाई एच। तो रेडियस कितना जाएगा? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे निकाला? आ गया। इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो TIR में इस तरह की चीज आती है ये, ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद एक और चीज है कि जो फिश होती है वो सारी दुनिया को जो है एक कोन के अंदर देखती है, उसको सारी चीजें किस में नजर आती हैं? कोन में। क्यों नजर आती हैं उसको देखो जरा, जल्दी से इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम करते हैं ये क्लास को कंप्लीट। ये वाटर सरफेस है, हमको ये मालूम है कि इस पॉइंट से जो भी रे जाती थी बाहर, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब इसके बाहर की कोई भी रे, इधर रे गिरेगी तो वो बाहर नहीं जाएगी, उसका TIR हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक रे हमने यहाँ पर बना दी तो वो यहाँ चली जाएगी, एक रे ऑफ लाइट अगर यहाँ बना दी तो ये बाहर निकल जाएगी। अच्छा, अब एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है कि रे ऑफ लाइट अगर मैं एक प्लेन मिरर रख दूं यहाँ, अगर ये रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर गिरती तो वहीं से उसी एंगल से लौट के वापस कहाँ आएगी? इसी जगह आएगी। तो जो भी रे यहां से बाहर निकल रही थी, अगर हम ऐसा पाथ बनाए किसी रे का जो यहां से आती है ऐसे, तो वो उसे कहाँ चला जाना चाहिए? रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाना चाहिए। तो इस वाले सर्कल में जो भी रे बाहर से गिरेगी वो यहाँ पहुंच जाएगी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। ये समझ में आ रहा है?
हाँ, अच्छा, जो रे यहाँ से गिरेगी, मान लो इधर मान लेता हूँ, ये रे एक इधर आई, सर्कल के बाहर यहाँ इंसिडेंट हुई, ये पानी के अंदर आएगी कि नहीं? नहीं आएगी। क्यों नहीं मतलब आएगी? आएगी, आएगी, मतलब पानी है हाँ, तो आएगी। इसका TIR नहीं होगा, इसका क्योंकि ये डेंसर मीडियम में आ रही है, इसका TIR नहीं होगा, लेकिन ये इस पॉइंट पे नहीं पहुंचेगी, ये पहुंच जाएगी यहाँ कहीं। हम्म, तो इस पॉइंट पर वही रे आ रही होंगी बाहर से, जो कि सर्कल में गिरती होंगी। आए समझ में? और ठीक है। तो यहाँ पर अगर आंख है किसी की, फिश की मान लो आंख है यहाँ पर, तो इसकी आंख में जो भी रेज आ रही है वो सारी की सारी कहां से आती हुई लग रही है? उसके इस कोन में से। आए समझ में? हाँ सर, केवल वही रेज इसकी आंखों में पहुंचेंगी जो इस सर्कल पे गिरेंगी। सर्कल पे जो भी रे गिर रही है, मतलब वो कलेक्ट होके वो सारी रेज अल्टीमेटली इधर आ रही है, ऐसे इसकी आंख पर। हाँ, हाँ, नहीं समझ आया ये? तो अगर मान लो बाहर कोई ट्री है, ऐसे ये हमने ट्री बना लिया बाहर, तो उसका एक पॉइंट है ए, उससे आने वाली रे इधर आती है, तो ये तो आंख में नहीं पहुंचेगी, ये तो यहाँ निकल जाएगी कहीं। लेकिन जो ये वाली रे है इधर से आने वाली, ये सर्कल में गिरी है, तो ये रिफ्रैक्ट होके यहाँ पहुंच जाएगी आंख में। हाँ, ठीक है, ओके। तो इस फिश को ट्री का केवल वो हिस्सा दिखेगा जिससे आने वाली रेज इस सर्कल में या इस कोन में गिरती है। हाँ, ठीक है। तो बाहर की सारी दुनिया फिश को जो दिखेगी वो किस में दिखेगी? किस में दिखेगी? कोन के अंदर दिखेगी सारी। हाँ, और ये फिश को नहीं, हर जिसकी भी आंख होती है, हमको भी कोन में ही दिखेगी ये। अच्छा, ओके। आपकी फिश की आंख में कोई खास बात थोड़ी है, देखने का मतलब क्या है? रे डायग्राम। रे यहाँ पर आ रही है, तो जो भी अपनी आंख रखेगा उसको कौन सी रे कलेक्ट करेगी? वो आंख, आंख वही रे कलेक्ट करेगी जो इस सर्कल में गिर रही होंगी। तो उसको केवल बाहर से आने वाली जो भी चीजें इस कोन में इंसिडेंट रे होंगी वो पहुंचेंगी, तो सारी दुनिया उसको बाहर की दिखेगी, कोन के अंदर है। ठीक है। तो अभी इतना करते हैं, इसके बाद प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन में प्रिज्म और बाकी है। हाँ, अब इसमें एक ये चीजें, ये मैं नहीं कराऊंगा अभी, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम चाहो तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, खुद इसको समझ के देखना, नहीं तो टाइम मत लगाना, इसको छोड़ देना। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली, डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। ठीक है सर, ये स्क्रीनशॉट है ना? इसको समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज टाइम लगाना मत, क्योंकि मेंस में एक्सपेक्ट नहीं करते कि आएगा। अब आ जाए तो फिर क्या किया जा सकता है? इतना टाइम है नहीं कि हम सब सारी चीजें इतना घुस घुस के पढ़े। तो हम पढ़ेंगे इसके बाद प्रिज्म। ठीक है। तो अभी इतना करो, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करोगी TIR के? अच्छा, जैसे SCV के ना, ये 28, 29, 30, 31, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रखे हुए हैं ये कि ये चारों क्वेश्चन इसी बेस पे सॉल्व होंगे जो ये वाला डायग्राम तुम देख रही हो। अच्छा, ओके। ये डिविएशन के बेसिस पर सॉल्व होंगे, इसी फॉर्मूले मतलब। तो इसमें ना तुम टाइम लगाना मत। अब एक और चीज होती है वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं वो भी नहीं कराऊंगा तुमको। वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x या y का फंक्शन है। ठीक है, ये भी हम अभी नहीं करेंगे इसको। हम प्रिज्म पर आएंगे डायरेक्ट, क्योंकि ज्यादा चांसेस हैं कि तुम्हें क्वेश्चन प्रिज्म के एग्जाम में मिलेंगे, है ना? तो अभी करता हूँ डिस्कनेक्ट यहाँ से, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। बाय बाय।